आवाज की दुनिया के दोस्तों, मेरे संस्मरण और दिनेश चौधरी की लेखनी से उभरी गाथाओं से सजी पुस्तक आवाजों के अफसाने एक सुनी जाने वाली किताब के रूप में अब पहुंच रही है अपने 12वें पड़ाव पर। शीर्षक है फिल्म्स डिवीजन की महकती यादें। जैसे किसी बड़े ख्याल से पहले देर तक आलाप लिया जाता है, उन दिनों सिनेमा शुरू होने से पहले न्यूज रील चलती थी। बहुत से दर्शक इसके शैदाई होते थे और टिकट की लाइन से छूटकर हड़बड़ाकर हॉल में दाखिल होते कि कहीं कोई हिस्सा छूट न जाए। तब अपने मुल्क में टेलीविजन का विस्तार नहीं हुआ था और राजनीति से लेकर कला, संस्कृति और खेल तक की खबरों पर आधारित प्रोग्राम के लिए यही एक जरिया था। न्यूज रील सिनेमा के दर्शकों को वार्म अप करती थी। विषय रोचक हो तो लोग इसमें खो जाते थे। वैसे इंतजार का अपना सुख होता है। आने वाले 2.5-3 घंटे अपने हैं और इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। कभी कोई विषय बोझिल होता तो दर्शक व्याकुल हो जाते और कोई मुखर सिने प्रेमी ऑपरेटर को संबोधित गाली उछाल देता। लोग सीटियां बजाते। न्यूज़ील के आखिर में अशोक चक्र के साथ एक दृश्य पर्दे पर उभरता। फिल्म्स डिवीजन की भेंट। फिल्म्स डिवीजन ने अपने मुल्क को वृत्त चित्रों यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की शक्ल में अब तक कोई 8-10 हजार भेंट तो दी ही होगी। इसके काम करने के तौर तरीके की बड़ी दिलचस्प कहानी है और कायदे से फिल्म्स डिवीजन को एक डॉक्यूमेंट्री इस पर भी बनानी चाहिए थी कि वो डॉक्यूमेंट्री बनाता कैसे है। बहरहाल, फिल्म्स डिवीजन की स्थापना आजादी से ठीक 1 बरस पहले साल 1948 में ही कर दी गई थी और ये नियमित रूप से सप्ताह में एक बार या एक या अधिक फिल्म जारी कर देता, और वो भी देश की 14 विविध भाषाओं में। गुरुवार को फिल्म लैब में भेज दी जाती और फिर इसके प्रिंट पूरे देश में चले जाते। मुंबई के अलावा मुल्क के और भी शहरों में इसकी शाखाएं हैं। गुणवत्ता के लिहाज से इसकी छवि बहुत बेहतर रही है। दूरदर्शन पर खूब चलने वाली एक गीत कथा, चिड़िया एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुराने आई चिड़िया, तो आपको याद होगी। फिल्म्स डिवीजन से अपना ताल्लुक आवाज और आलेख के जरिए रहा। संपादित फिल्म में आलेख के अनुसार आवाज डालने का काम इसके मुख्यालय मुंबई में स्थित स्टूडियो में होता। इस दफ्तर के चक्कर काटने का एक लंबा अनुभव रहा। दफ्तर अगर सरकारी हो तो उसके चक्कर काटने से सवाब मिलता है। लोग परलोक दोनों सुधर जाते हैं। अमीन सयानी साहब के कहने पर मैं रेडियो सिलोन से इस्तीफा देकर चला तो आया था, पर अमीन साहब मुझे आजमाने पर आ गए थे। फिर एक काम के सिलसिले में कुसुम कपूर से भेंट हुई। ये मैं आपको बता चुका हूं। वे फिल्म्स डिवीजन के पैनल पर थीं और ये बात मुझे पता नहीं थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाले इस महकमे का दफ्तर पेडर रोड पर है। इसी सड़क पर लता मंगेशकर जी का घर है। कल्याण जी भाई, महेंद्र कपूर और दीगर बड़े कलाकार भी इस इलाके को आबाद करते हैं। दफ्तर कोई 5 एकड़ के इलाके में फैला हुआ होगा। यहाँ एक पुरानी हवेली नुमा इमारत थी जो शायद किसी पारसी नवाब की रही होगी। सीमेंट कंक्रीट की इमारतें बस 2 ही थीं और ये मिलिट्री की बैरक नुमा आकार वाली थीं। एक खंडहर जैसा अवशेष था जिसका इस्तेमाल हम लोग रिकॉर्डिंग से लघु अवकाश मिलने पर लघु शंका के निवारण के लिए किया करते थे। गुलशन महल नाम का खंडहर बस इतनी ही देर को आबाद होता। अब वहां एक बहुत बड़ा म्यूजियम बन गया है। बाकी ज्यादातर ढांचे कॉटेज की शक्ल में थे और इनमें डायरेक्टर्स बैठते थे। इनके साथ मुख्य निर्माता होते, सहायक निर्माता होते, रिकॉर्डिस्ट होते, उनके सहायक होते, तकनीशियंस होते, विवरणकार होते और इनके अलावा भी इस पेशे से जुड़े कई लोगों के कारण माहौल एकदम मस्त खिंचा हुआ रहता। हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी को छोड़कर बाकी भाषाओं के लिए कमेंटेटर प्रायः स्थायी नियुक्ति वाले थे। अपने जैसे फ्रीलांसर कमेंटेटर को अनुबंध पर रखा जाता था
और इसी काम के सिलसिले में मैं यहाँ के चक्कर काट रहा था। जैसा कि अमूमन होता है, यहाँ किसी को अपन को घास डालने की फुर्सत नहीं होती थी, कोई तवज्जो भी नहीं मिलती। मैं दफ्तर जाता, इससे उससे बात करता और ढेर सारी मायूसी बटोर कर वापस लौट आता। मायूसी हमेशा नाउम्मीद नहीं करती, बल्कि उम्मीद की एक किरण बचाए रखती है। कब तलक ठीक ना होगा गमे दौरा का मिजाज, हम भी बैठे हैं जमाने के मुकाबिल तन्हा। ऑडिशन के लिए मैं संबंधित विभाग के अफसरनुमा कर्मचारियों के चक्कर लगा रहा था। वो अपने काम में बहुत व्यस्त रहता था। बकौल श्रीलाल शुक्ल, काम इतना ज्यादा था कि कोई काम नहीं हो पा रहा था। उसे मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं मिल रही थी और मैं जिद पर अड़ा हुआ था कि किसी तरह ऑडिशन हो जाए। इसके बगैर न पैनल में आना संभव था, न काम करना। मैं बुरी तरह से ऊबने लगा था। दफ्तर के चपरासी तक को दया आ गई। उसने कहा कि आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं, वार्ड 69 की 2 बोतलें अर्पित कर दें, काम हो जाएगा। यह प्रस्ताव मुझे पसंद नहीं आया। एक दिन न जाने क्या हुआ कि अचानक कुसुम कपूर जी ने कहा कि तुम फिल्म्स डिवीजन में काम क्यों नहीं करते। मैं जैसे फट पड़ा, आवाज रुआंसी हो गई। मैंने बताया कि उनके दफ्तर के चक्कर काटते हुए चप्पलें घिस गई हैं। कुसुम जी ने कहा, तुम मेरे साथ चलना, मैं पैनल में हूं। अगले दिन कुसुम जी ने संबद्ध विभाग के टाइपिस्ट जगदम्बा प्रसाद मिश्र से मिलवाया। रेडियो सिलोन का नाम सुनकर वे साष्टांग चरणों पर गिर पड़े। कहा, धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। मैंने सोचा कि वक्त भी क्या क्या रंग दिखाता है। कल तक यहां कोई पूछने वाला न था और आज ये हजरात चरणों में पड़े हैं। मिश्र जी ने बड़े अदब के साथ कहा कि यहां ऑडिशन सिर्फ बुधवार को होता है, इसलिए बस तब तक इंतजार कर लें। खैर, बुधवार को ऑडिशन के लिए मिश्र जी के कहने पर मैं वहां पहुंचा। मिश्र जी ने टाइप किया हुआ एक आलेख पकड़ा दिया। आवाज का नमूना यहां से दिल्ली भेजा जाता और वहां से स्वीकृति आती थी। इस काम में कोई 20-25 दिन लग जाते थे। मिश्र जी मुझे शेषम जी के पास ले गए। वो उस दौर में चीफ रिकॉर्डिस्ट थे, दक्षिण भारतीय लेकिन एकदम गोरे चिट्टे। उन्होंने मुझे एक शीशे वाले कमरे में स्टैंड माइक के सामने खड़ा कर दिया। महकमे को लेकर अपने जो पिछले अनुभव थे वे अच्छे नहीं थे। शायद इन्हीं का प्रभाव था कि आलेख को पढ़ते हुए मेरे हाथ कांपने लगे थे। शेषम साहब अंदर आए, पूछा, क्या परेशानी है। मैंने उन्हें बताया कि रेडियो सिलोन में ये सब काम मैं बैठकर करता था, स्टैंड माइक का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। उन्होंने बहुत नरमी से मेरे कंधों पर हाथ रखा। ये स्पर्श अपनत्व भरा था। उन्होंने कहा, आप कहें तो मैं बैठकर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करवा देता हूं। उनके दोस्ताना व्यवहार से मैं सहज हो चुका था। मैंने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने आलेख पढ़ा। सुनकर वो प्रसन्न हो गए। कहा, व्हाट ए वंडरफुल वॉइस यू हैव। तुम्हारा दाना दाना बोलता है। ये दाना दाना बोलना मेरे लिए नया था। उन्होंने तुरंत अपनी सिफारिश के साथ मेरी दाना दाना आवाज को दिल्ली रवाना कर दिया। जवाब 10 दिनों में आ गया था। मुझे +B ग्रेड के साथ स्पीकर एंड राइटर्स पैनल में शामिल कर लिया गया। मिश्र जी ने लेखक वाला फॉर्म भी भरवा लिया था। अब मैं फिल्म्स डिवीजन का सम्मानित लेखक एवं विवरणकार हो चुका था, यानी नरेशन करने वाला बन चुका था। फिल्म्स डिवीजन में रिकॉर्डिंग की जो व्यवस्था थी उसे डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कहा जाता है। ये 35 mm की फिल्मों में सीधे किया जाता था। आज की तरह संपादन की सुविधा नहीं थी। जरा सी चूक हुई और पूरी रील में दोबारा रिकॉर्डिंग करनी होती। 10 मिनट की अवधि वाली फिल्म एक रील कहलाती है। दृश्यों के संपादन के बाद आवाज वाला काम होता है। जिस दृश्य में आवाज डालना हो वो संपादक
शुरुआत और अंत में क्रॉस बनाकर लगा देते। एक थिएटर नुमा हॉल में पर्दे पर फिल्म चलाई जाती। हॉल की ही तरह प्रोजेक्टर ऊपर की ओर होता था। नीचे संपादक, रिकॉर्डिस्ट और दूसरे तकनीशियंस बैठते। इनके सामने जरूरी साजो सामान होता। अपनी आवाज देने के लिए हमें दूसरे कमरे में बैठना होता। यहाँ माइक, घंटी और एक बल्ब लगा हुआ होता था। पहली या एक घंटी माइक पर लेवल देने का संकेत होती थी। यदि वॉल्यूम वगैरह सब ठीक रहा तो इसकी स्वीकृति 2 घंटी बजाकर दी जाती। फिर 3 घंटियों के बजने का अर्थ ये होता कि फिल्म अब शुरू हो रही है। अब जैसे ही लाल बत्ती जलती, हम बोलना शुरू कर देते। अगली लाल बत्ती के जलने से पहले हमें आलेख का निर्धारित टुकड़ा बोल देना होता। ये प्रक्रिया पूरे 10 मिनट तक जरूरत के मुताबिक दोहराई जाती। इसमें जरा सी भी चूक हुई तो एक साथ कई घंटियां बजती। इसका मतलब यह होता कि रायता फैल गया। अब सारे काम रोककर पहले इसे समेटना होगा। फिल्म को उल्टी दिशा में घुमाया जाता, रिकॉर्ड की हुई आवाज को मिटाया जाता और नए सिरे से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती। मामला इतना जटिल था कि अमीन सयानी साहब से लेकर पंडित विनोद शर्मा तक ने इसमें अपने हाथ खड़े कर दिए थे। मेरी बिल्कुल शुरुआती या पहली रिकॉर्डिंग मुरारजी भाई देसाई वाली थी। आपातकाल के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थीं और कांग्रेस की पराजय के साथ जनता पार्टी की अल्पकालिक सरकार आई थी। मुरारजी भाई रूस की यात्रा पर गए हुए थे। इस यात्रा पर बनी फिल्म में मैंने अपनी आवाज दी। फिल्म को लैब में भेजने के बजाय अगले ही दिन मुझे संदेश मिला कि रिकॉर्डिंग दोबारा करनी होगी। क्या माजरा था, ये तुरंत समझ नहीं आया। गांधीवादी होने के नाते मुरारजी भाई शराब विरोधी थे। उन्होंने पूर्ण नशाबंदी की बात कही थी। उन्हीं दिनों में उन्होंने स्वमूत्रपान की बात कही थी। बड़ा हल्ला मचा था। उधर फायर ब्रांड जॉर्ज फर्नांडिस उद्योग मंत्री बने थे। वे जेल से ही रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए थे। उन्होंने एक नोटिस देकर कोका कोला को देश से बाहर कर दिया था। लोगों ने चुटकी ली कि मुरारजी कोला के होते हुए कोका कोला की क्या जरूरत है। तब आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए ये सारा कारोबार जुबानी जमा खर्च पर चलता था। तो फिल्म के दृश्य में मुरारजी भाई रूस के मेजबान के साथ जाम से जाम टकराते हैं। ये शायद वहां का दस्तूर रहा होगा, पर मुरारजी भाई तो नशाबंदी के समर्थक थे और दूसरी बात भी लोगों के जहन में थी। इसलिए जनता के बीच में गलत संदेश न जाए, ये सोचकर उस हिस्से को काट दिया गया और मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। फिल्म्स डिवीजन वाला काम चल निकला। रेडियो सिलोन से मेरी शोहरत में कोई कसर रह गई हो तो ये इसने पूरी कर दी। साल 82 में एशियाई खेल हुए तो इस पर 18 रील की एक मुकम्मल फीचर फिल्म जैसी बनी। आलेख मेरा था, आवाज भी मेरी। कुछ खेलों से जुड़ी तकनीकी शब्दों को सहज सरल बनाने के लिए पसीने छूट गए। इतनी सब मशक्कत करने के बाद भी मेहनताना तो मिलता, पर फिल्म में क्रेडिट नहीं मिलता। ये व्यवस्था कोफ्त पैदा करने वाली थी। कारण ये था कि फिल्म्स डिवीजन में आधार भाषा यानी बेसिक लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को मान्यता मिली हुई थी। इसके वाचकों के नामों को क्रेडिट मिलता और हम लोग महज पुछल्ले बनकर रहते। एक जुल्वेलानी साहब थे जिनके आलेखों में अंग्रेजी की क्लिष्ट कविताएं होती थीं। उनका अनुवाद करने के लिए जमीन आसमान एक कर देना होता था। लेकिन कहा जाता है ना कि ऊपर वाले के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। 90 के दशक के आखिर में सरकार ने अपनी नीति को पलटते हुए डिवीजन की आधार भाषा हिंदी कर दी। अब फिल्म में हम हिंदी वालों के नाम जाने लगे और अनुवाद अंग्रेजी वालों के मत्थे पड़ा। यही मौका था। हिंदी सिनेमा की कहानियों की तरह अपन भी बदले की आग में जल रहे थे। मुझे गांधी जी पर एक फिल्म लिखने का मौका मिला। मैंने आलेख में कुछ ऐसा किया कि उसमें साहिर साहब की नज्म डाली जा सके। अब ये लेख
जुलविलानी साहब के पास पहुंचा। उनका माथा ठनक गया। फोन लगाकर बोले, अबे ये क्या कर डाला? मैंने कहा, हुजूर वही किया जो अब तक आप करते आए हैं। उन्होंने सद्भावना दिखाते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, घर आओ तो बैठकर कुछ दारू शारू पिएंगे। मैं नौशी के बहाने वे आने वाले दिनों के लिए शांति वार्ता का संदेश दे रहे थे। प्रधानमंत्री के रूप में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की बस यात्रा की, तो दक्षिण भारत के एक स्टैनली साहब ने पहली बार कैम कॉर्डर से इस फिल्म को शूट किया। इस असंपादित फुटेज की कुल लंबाई 40,000 फुट थी। उस पर वाजपेयी जी की शुद्ध हिंदी और नवाज शरीफ की नफीस उर्दू। संपादक करने वाली टीम के पसीने छूटने लगे। फिल्म्स डिवीजन ने मुझे याद किया और फिर मेरे काम की सराहना हुई। प्रमोद महाजन तब सूचना और प्रसारण मंत्री थे। वे वाजपेयी जी पर कुछ विज्ञापन फिल्में बनाना चाहते थे। उन्होंने निदेशक से कहा। निदेशक ने मुझसे, मैंने कुछ पुरानी फुटेज लेकर 2-2 मिनट की 3 फिल्में बना डाली। एक दिन अचानक फोन की घंटी बजी। कहा गया कि महाजन साहब बात करेंगे। इस महाजन सरनेम से दोनों पक्षों को गलतफहमी हो गई। मुझे लगा कि मेरे बड़े भाइयों में से किसी एक का फोन होगा। उधर दूसरी तरफ से प्रमोद महाजन थे, जो मुझे अपनी तरह महाराष्ट्रियन सोचकर मराठी में बोलने लगे। मैंने माफी मांगी। कहा, श्रीलंका में रहते हुए सिंहली सीखी थी। मराठी से मिलती जुलती है, पर उस भाषा के कुछ अच्छे शब्द मराठी में गालियों की तरह इस्तेमाल होते हैं। इस चक्कर में 1-2 बार पिटने से बच गया। लिहाजा मराठी समझ तो लेता हूं, बोलने की कोशिश नहीं करता। प्रमोद महाजन साहब हंसने लगे और बातचीत हिंदी में शुरू हो गई। मकसद विज्ञापन फिल्मों की तारीफ करना था। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। इस बीच बहुत सारा काम किया। रक्षा मंत्रालय के लिए कई फिल्में की। इनमें से एक जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री पर भी थी। रक्षा मंत्रालय वाले कागज पत्तर सब रखवा लेते थे। बड़ी बारीक तलाशी होती और कागज कलम नए सिरे से थमाए जाते। कैंसर पर बनी एक फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कुल मिलाकर 300 रुपये मिले, जिसमें से आलेख और आवाज के बदले मेरे हिस्से में 25 रुपये आए। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की धूमकेतु फिल्म में मैंने वैज्ञानिक की भूमिका की। इसमें इरफाना जी और वाणी शरद भी थीं। ये सुप्रसिद्ध विज्ञान कथाकार जयंत विष्णु नार्लिकर की कथा पर आधारित थी। एक फिल्म टॉम आल्टर के साथ कर रहा था, पर उनके असमय जाने की वजह से फिल्म रुक गई। टॉम आल्टर बड़े ही ज़हीन इंसान थे। दिखते अंग्रेज थे, पर खांटी उर्दू बोलते थे। आपने एक नुक्ते में हेर फेर की और वो खट से पकड़ लेते। जो लोग फिल्म बनाने में रुचि रखते हों, उनके लिए ये जानकारी शायद उपयोगी हो सकती है कि फिल्म्स डिवीजन से स्टॉक फुटेज खरीदी जा सकती है। ये एक निर्धारित दर पर इन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। खुद मुझे भी बहुत दिनों तक इसकी जानकारी नहीं थी। हुआ यूं कि मैं सीनियर प्रोड्यूसर और मित्र वेद प्रकाश के ऑडियो विजन स्टूडियो में कोई काम कर रहा था। एक सज्जन कहीं से कुर्ता पजामा पहने हुए स्टूडियो में नमूदार हुए। वे फिल्म्स डिवीजन का चक्कर काटते हुए यहां तक पहुंचे थे। मालूम हुआ कि कटनी के सिंधी भाई हैं और जबलपुर से मेरी खोज खबर लेते हुए यहां तक पहुंचे हैं। उनके हाथों में एक झोला था, जिसे वो बटुए की तरह इस्तेमाल करते थे। वे चंदन अगरबत्ती पर एक विज्ञापन फिल्म बनाना चाहते थे, जिसे कटनी जबलपुर वाले इलाके में दिखाया जा सके। मैंने उनका बजट पूछा। उन्होंने 10,000 बताए तो मेरी हंसी छूटते छूटते बची। मैंने सोचा कि झोले में पैसा लेकर चलने वाले शख्स ने फिल्म का बजट सिर्फ 10,000 रखा है। वेद प्रकाश जी ने मुझे घूर कर देखा, आंखों से इशारा किया और धीरे से बताया कि फुटेज फिल्म्स डिवीजन से मांग के अनुसार मिलती है। मैं जरा चौंका। वहां के ज्यादातर फुटेज मेरे जहन में बैठे हुए थे।
वेद प्रकाश जी सिंधी भाई को चाय पिलाने ले गए और मैं 1 मिनट की स्क्रिप्ट लिखने बैठ गया, जिसे लिखने में बस 1 ही मिनट का वक्त लगा होगा। स्क्रिप्ट यूं थी। क्लिप 1, हूटर की आवाज के साथ मिल से उठता हुआ धुआं। संवाद, धुआं निर्माण का। क्लिप 2, रेल के इंजन से निकलता हुआ धुआं। संवाद, धुआं रफ्तार का। क्लिप 3 यानी क्लिप 3, गणतंत्र दिवस पर उड़ते हुए जेट का धुआं। संवाद, धुआं शौर्य का। कुल मिलाकर चंदन अगरबत्ती के साथ संवाद कुछ इस तरह का बना। धुआं निर्माण का, धुआं रफ्तार का, धुआं शौर्य का। और जब इन धुओं में मिलती हैं भावनाएं तो जन्म होता है एक सुगंध का। चंदन अगरबत्ती। फ्लैश, स्पेशल इफेक्ट और म्यूजिक। 1 मिनट की इस फिल्म में कुल 4,500 खर्च हुए और बाकी का हिस्सा अपनी कमाई में आया। 1977 से 2019 तक मैं फिल्म्स डिवीजन से जुड़ा रहा। गाहे बगाहे वी यादें अब भी ज़हनो दिल में महक उठती हैं, चंदन अगरबत्ती की खुशबू की तरह।